आदाब। मैं हूं आपका होस्ट वसीम अकरम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो इंडियन फ्लैग यानी तिरंगा। आप इसके बारे में क्या जानते हैं या कितनी जानकारी रखते हैं? हमें उम्मीद है कि आप इनके बारे में बहुत सारी चीजें जानते होंगे, लेकिन हम आज जिस बारे में बात करेंगे वो कुछ हट करके होंगी। यानी इसका वजूद, इसका खालिक कौन है, बनाने वाले, डिजाइन रखने वाले, मान्यता कब प्राप्त हुई, किस किस रास्तों से गुजर कर ये आज हमारे बीच में है, इन सारे पहलुओं पर आज नजर डालेंगे। सबसे पहले तो आज ये जानते हैं कि इसका खालिक यानी इसको डिजाइन किया जाने वाला शख्स का नाम है पेंगली वेंकैया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन फ्लैग यानी तिरंगा को फाइनल रूप से मान्यता जो मिली वो 22 जुलाई 1947 का जमाना था। इसका मुख्यतः 3 रंग है और इसी 3 रंग के कारण ही इसे तिरंगा कहा जाता है। हालांकि तिरंगा हिंदी के शब्द त्रि और रंगा से लिया गया है और हर रंग अपने आप में एक विशेष खासियत और महत्व रखता है। इसके सफेद रंग के बीचों बीच एक गहरे नीले रंग का एक बनावट होता है जिसे अशोक चक्र कहते हैं। अगर यूं देखा जाए तो भारतीय तिरंगे में 4 तरह के रंग पाए जाते हैं, जिसमें से केसरिया है, सफेद है, हरा है और एक रंग है नीला। अगर इस झंडे की बात करें तो इसका डायमेंशन जो होता है वो 3:2 होता है। यानी इसकी लंबाई अगर सेंटीमीटर में ले तो 3 होता है और चौड़ाई 2 होता है। और इसके नाप को हम किसी भी मिली सेंटीडेका, हेक्टो, किलो जिसमें भी रख सकते हैं, लेकिन अनुपात इसका 3:2 रहेगा। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है और यह झंडा स्वराज झंडे से बिल्कुल मिलता जुलता है, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का झंडा हुआ करता था। इस झंडे की एक खासियत यह भी है कि इसे सिर्फ रेशमी या खादी के कपड़ों पर ही बनाया जा सकता है और झंडे को, इंडियन नेशनल फ्लैग को बनाने का जो मराहिल होता है वो सिर्फ निगरानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करता है और इसे सिर्फ बनाने का खादी डेवलपमेंट एंड लीज इंडस्ट्रीज कमीशन ही विभिन्न इलाकों को और संस्थानों को प्रोवाइड कराती है। हालांकि 2009 तक सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संघ ही इसको बनाती थी। हालांकि झंडे के बारे में बहुत सारे उसूल जवाबित है, यानी इसे कैसे फहरा सकते हैं, कौन फहरा सकते हैं, किस किस वक्त पर फहरा सकते हैं। भारतीय कानून के मुताबिक आम शहरी यानी आम हिंदुस्तानी इसे सिर्फ 2 ही दिन फहरा सकते थे, एक 26 जनवरी और दूसरा 15 अगस्त, यानी एक योम जमहूरिया है और योम आज़ादी है। हालांकि आम शहरियों के लिए, आम हिंदुस्तानी शहरियों के लिए इस तरह के कानून में कुछ रियायत अब बरती गई है। मुल्क का फ्लैग कोड मुल्क के तिरंगे को लहराने और उसके उसूल और जवाबित को तय करता है और यह फ्लैग कोड ही यह निर्धारित करता है कि झंडे में पाए जाने वाले तीनों रंग का नाप बराबर हो और उसके डायमेंशन के बारे में भी बात करता है। हालांकि जाब्ताए परचम में अशोक चक्र के मुतालिक कोई खास उसूल और जवाबित नहीं है। हालांकि मुल्क को आज़ाद होने से कबल हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी रियासतें या नवाबी रियासतें थी या राजाओं के रियासत थे जो अपना अपना और अलग अलग झंडे को अहमियत देता था और उसके नीचे ही अपना रैन बसेरा किया करते थे। 1857 के जंग के बाद अंग्रेजों ने पूरे मुल्क को यानी हिंदुस्तान को एक ही झंडे से मुतारिफ करवाया, लेकिन बाद में उस झंडे को भी मान्यता नहीं दी गई। 13 अप्रैल 1923 में नागपुर में जलियांवाला बाग के यादगारी के संदर्भ में एक अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें कांग्रेस के रजाकारों के द्वारा पेंगली वेंकैया का डिजाइन करदा झंडे को फहराया गया, जिसके संदर्भ में पुलिस और मकामी कांग्रेस रजाकारों के दरमियान झड़प भी हुई, जिसमें पेंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया झंडे को काफी शोहरत मकबूल हुई। अगस्त 1947 यानी आज़ादी के कुछ दिन कबल ही एक अधिवेशन को बुलाया गया, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे शख्स मौजूद थे जो नामुआ थे। और इस अधिवेशन में झंडे को लेकर के एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें यह तय पाया जाना था कि आइंदा आज़ादी के बाद हमारे पास किस तरह का कौन सा झंडा होगा और जो हर आम शहरियों के बीच इसे मान्यता देना होगा। 14 अगस्त 1947 को कमेटी ने यह सिफारिश की कि कांग्रेसी झंडे को ही कौमी झंडे के रूप में कबूल किया जाए और इसमें कुछ बदलाव भी की जाए ताकि तमाम फरीकैन इसको आसानी से कबूल कर लें। अगर झंडे के प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 एम्बलम एंड नीमर और कौमी चीजों की तहकीर की रोक 1971 एक्ट के तहत की जाती है। फ्लैग कोड के मुताबिक झंडे की जानबूझकर तौहीन यानी उनके इज्जत के वकार में कमी लाना या कोई गलत हरकत या नाजेबा हरकत करना, यानी ऐसा हरकत करना जिससे झंडे के शान में कोई कमी या बेइज्जती का सबब बनता हो, तो ऐसे हरकत के लिए भारतीय कानून के तहत जुर्माना और उम्र कैद की सजा या जुर्माना एक साथ हो सकता है। झंडे को हमेशा सीधा ही यानी जाफरानी रंग सबसे ऊपर और हरा रंग सबसे नीचे हो, इस तरीके से फहराया जाना चाहिए। झंडे को तुलु आफ्ताब यानी सूरज के निकलने के बाद और सूरज के ढलने से पहले तक ही फहराया जाना चाहिए। झंडे को रात के अंधेरे में तो बिल्कुल ही नहीं फहराया जाना चाहिए और ना ही इसको कभी उल्टा फहराया जाना चाहिए। अगर भारतीय झंडा किसी जुलूस या किसी परेड में हो तो वो सबसे आगे हो या सबसे ऊपर हो। और एक चीज ये भी याद रखना चाहिए कि झंडा अगर कहीं
किसी लिबास पर छपा हो तो वो झंडा कमर से नीचे नहीं होना चाहिए। मसलन वो झंडा छपा हुआ हो तो वो छाती पर छपा हुआ हो, या ऐसे जगह हो जहां अपने आप में वो बुलंद तरीन या इज्जत के निगाह से उसको देखा जाता हो। अगर झंडा फटा हुआ हो तो उसे लहराया जाने का कोई जवाज नहीं बनता है। कौमी झंडा को सवारी पर लगाने का एजाज सिर्फ भारतीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रियासती गवर्नर और वजीर आला के साथ साथ हाई कोर्ट के जज, अदालत अजमा यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एजाज हासिल है। अगर यह सवारी पर लाया जाए तो गाड़ी के आगे, दरमियान या दाएं सिमत में लगाया जाना चाहिए। कौमी परचम को हवाई जहाज पर भी लगाया जा सकता है। हालांकि यह तब उस वक्त लगाया जाता है जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कहीं यात्रा पर यानी सफर पर हो। कौमी झंडा ट्रेन पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन यह उस वक्त लगता है जब ट्रेन खड़ी हो या फिर ट्रेन स्टेशन पहुंच चुकी हो। जब इंडियन नेशनल फ्लैग किसी दूसरे फ्लैग के साथ भारत में ही हो तो उसे सबसे शुरू में लगाया जाता है और बाकी मुल्कों के झंडों को अल्फाबेटिक नाम से लगाया जाता है। इस दौरान सभी झंडों का साइज बराबर होता है, यानी कोई भी झंडा भारतीय झंडे के साइज से बड़ा ना हो। हाँ, अगर इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन का झंडा हो तो इसमें रियायत हो सकती है और रियायत दिया जाता है। शोक के दिनों या आपातकाल के दौरान में राष्ट्रीय झंडे को झुका दिया जाता है, लेकिन यह फैसला सदर जमहूरिया करता है कि झंडे को कब तक और कितने दिनों के लिए झुकाया जाना चाहिए या नहीं। जब कोई बैरूनी मुल्क का कोई ताल्लुक रखने वाला मुअज्जज शख्स की फौत हो जाती है तो वजारत दाखिला इस बात की ताकीद करता है कि झंडा झुकेगा या नहीं झुकेगा या कितने देर के लिए झुकेगा। एक बात और है कि मुल्क में 15 अगस्त को झंडा जो फहराया जाता है वो वजीर आजम के जरिए फहराया जाता है। वही 26 जनवरी में जब झंडा फहराया जाता है तो सदर जमहूरिया के जरिए फहराया जाता है। एक बात यह भी है कि प्रधानमंत्री जब अपना झंडा फहराते हैं तो वो लाल किले के प्राचीर से अपना झंडा फहराते हैं, और राष्ट्रपति जब झंडा फहराते हैं तो राष्ट्रपति यानी अब के कर्तव्य पद पर झंडा फहराते हैं। और एक दूसरी बात यह भी है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के झंडे बांधने में भी फर्क होता है। 15 अगस्त को जब झंडा फहराया जाता है तो झंडे को खंबे के निचले सिरे से बांधा जाता है, जिसे प्रधानमंत्री रस्सी के जरिए ऊपर खींचता है और वहीं से फहराते हैं। जबकि 26 जनवरी के दौरान राष्ट्रपति झंडे को फहराते हैं तो वो झंडा ऊपरी सिरे पर बांधा हुआ होता है और वहीं से रस्सी खींचकर इसे फहराया जाता है। कुल मिलाकर यह देखा जा सकता है कि झंडा हमारे लिए इतना जरूरी चीज है कि अगर हम किसी बैरून मुल्क में जाए तो बिना झंडे की हमारी कोई हैसियत और पहचान नहीं है। यूं कहिए कि हमारी जिंदगी का और हमारे मुल्क का शान वकार होता है झंडा। और जब आप इसे अच्छी नजर से देखेंगे और उसे गौर फिक्र के साथ देखेंगे तो ये दुनिया के तमाम झंडों में से हमारा तिरंगा सबसे बाला और खूबसूरत नजर आएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज।